है उसमें स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मतलब वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज थोड़ा डिटेल में देखना है, और लिम्स मतलब अपेंडिकुलर सिस्टम जो है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम देखना है। ठीक। और उसके बाद थोड़े जॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज? जो टॉपिक्स कवर करने हैं, एक तो हमें कवर करना है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। स्पाइनल कॉर्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट रिब केज। ओके। लिम्स, लिम्स में दोनों आ जाएंगे, फोर लिम्स भी आ जाएंगे और हाइंड लिम्स भी। फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। और लास्ट में हमें कवर करने हैं जॉइंट्स। सर और थोड़े से डिसऑर्डर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट करेंगे। ओके। एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी गुड ओवर। सर। वेरी गुड इवनिंग। सर हम ये चैप्टर नहीं कर रहे हैं। व्हाट? सर हम न्यूरल दिस इज कंट्रोल। क्लास 12? Oh, sorry, this is class 12. I just remember this is class 11. Sorry, I'm sorry once again. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे थे हम लोग, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे वंस अगेन। जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज। Let me share the screen once again. Just a minute. I think it's visible to all of you. यस सर। Okay. So देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। As we can see, just a minute, let me show you the slide. देखो, I think this diagram is visible to all of you. यस दिखाई दे रहा सर। है? ये दिस इज द ओरिजिनल, यू कैन से द न्यूरॉन। ओके। ये हमारा एक न्यूरॉन है जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है बाकी दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में, है ना। ये कनेक्शन क्यों एस्टेब्लिश करता है? क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को अलग अलग न्यूरॉन्स में भेजने के लिए। और अच्छा, यहाँ पे ये जो हम कनेक्शंस देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइट जल रही है ऑरेंज कलर की, ये ऑरेंज कलर में ये क्या है? ये हमारे सिग्नल्स हैं। ओके। ये नर्व इंपल्स जिसे हम कहते हैं, ये सब क्या है? सिग्नल्स हैं। तो एक न्यूरॉन देखो कितने सारे न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट। ये इसके डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, कितने सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज आर डेंड्राइट्स, है ना। एंड दिस इज द एक्सॉन, दिस वन, ये एक्सॉन है हमारा पूरा बड़ा वाला स्ट्रक्चर। इधर ये भी एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन पार्ट। एंड बाकी के ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ऑल दीज आर डेंड्राइट्स। ठीक, दीज आर डेंड्राइट्स। ये न्यूरॉन क्या काम कर रहा है? ये सिग्नलिंग कर रहा है, बाकी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है और उनको सिग्नल पास कर रहा है कि हाँ, अब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, आप इसके अकॉर्डिंग फंक्शन कीजिए। एंड इन बिटवीन दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल बॉडी। ठीक, दिस इज सेल बॉडी। ओके। सो आज हम लोगों को क्या क्या कवर करना है? वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप देखेंगे हम लोग।
ठीक, न्यूरॉन किस किस टाइप के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूरॉन की एक फंक्शनिंग आती है जिसमें नर्व इंपल्स कंडक्शन का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन से मीनिंग है जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करके जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। हम न्यूरॉन्स के टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो देर इज एनसीईआरटी में आपके तीन न्यूरॉन्स मेंशन किए गए हैं। द फर्स्ट इज यूनिपोलर यूनिपोलर न्यूरॉन, द सेकंड इज और बाइपोलर मल्टीपोलर न्यूरॉन, यस बाइपोलर, थर्ड इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर। ये तीन न्यूरॉन एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, लेकिन इसके अलावा एक और हम पढ़ेंगे कौन सा जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सूडो यूनिपोलर। ओके, सूडो यूनिपोलर। अब इन सब में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड नंबर ऑफ एक्सॉन्स में। मतलब किसी के पास तो नंबर ऑफ एक्सॉन ज्यादा है, किसी पे नंबर ऑफ एक्सॉन कम है, किसी पे डेंड्राइट्स ज्यादा है तो डेंड्राइट्स कम है। ठीक, अगर हम डायग्राम देखें जस्ट लाइक यूनिपोलर का अगर हम देख रहे हैं, देखो यूनि का मतलब है वन, है ना, पोलर से मतलब हमारे पास एक ही पोल प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक इसके पास सिर्फ एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट बिल्कुल नहीं होंगे। देखो किस तरह से, समथिंग लाइक दिस। अगर हम ये डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम रहेगा। बीच में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, ऊपर क्या है ये एक्सॉन है, सॉरी सेल बॉडी। ठीक है, व्हाट इज दिस? सेल बॉडी एंड दिस इज एक्सॉन। ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट, देयर इज नो डेंड्राइट। ठीक है, अगर हम एक्सॉन्स की बात करें तो एक्सॉन नंबर ऑफ एक्सॉन इज वन, एंड अगर हम डेंड्राइट की बात करें डेंड्राइट इज जीरो, नो डेंड्राइट इज देयर। ठीक, अगर हम बाइपोलर की बात करें, बाइपोलर बाइपोलर में क्या होगा, इसके दो पोल्स होंगे, एक सेल बॉडी होगी, दिस इज वन सेल बॉडी, और इसके पास नंबर ऑफ एक्सॉन कितने होंगे, एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट, नंबर ऑफ डेंड्राइट कितने, वन, है ना। तो एक डेंड्राइट इसकी सेल बॉडी से ऊपर की तरफ निकलेगा इस तरह यहाँ पे, और एक्सॉन कहाँ निकलेगा, नीचे की तरफ इस तरह से। दिस इज द एक्सॉन। सो वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट इन बाइपोलर न्यूरॉन। हमने जो लास्ट टाइम न्यूरॉन पढ़ा था पिछली क्लास में, आपने देखा था उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे। ठीक, तो वो बहुत सारे डेंड्राइट्स जिस न्यूरॉन में प्रेजेंट रहते हैं, दैट काइंड ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये किस तरह से होगा, इस तरह से, जिसमें ये हमारी सेल बॉडी और इस पे बहुत सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट जिन्हें डेंड्राइट्स हम कहते हैं। सो ओनली वन एक्सॉन इज देयर, ये हमारा वन एक्सॉन हो गया, एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ये हमारा डेंड्राइट वाला। तो मैनी डेंड्राइट्स आर देयर, बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे और सिर्फ एक एक्सॉन होगा। अगर हम बात करें सूडो यूनिपोलर की, सूडो यूनिपोलर किस तरीके से होगा, इसके पास भी एक एक सेल बॉडी होगी, एक सेल बॉडी होगी और एक ही डेंड्राइट होगा लाइक दिस, और एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा एक डेंड्राइट है, इसके पास एक ही एक्सॉन है। सो वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट इन सूडो यूनिपोलर। जबकि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल बॉडी है लेकिन डेंड्राइट बिल्कुल भी नहीं है। और सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो मीन्स फॉल्स, ये हमारा फॉल्स यूनिपोलर है। ठीक है, फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन है जिसमें कि झूठा डेंड्राइट प्रेजेंट है, जो जिसका एक्चुअल में कोई फंक्शन नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ प्रेजेंट जरूर है, डेंड्राइट प्रेजेंट है लेकिन इसका एक्चुअल में प्रॉपर कोई फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये जो न्यूरॉन होते हैं हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन हमें कहाँ मिलते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन हमें मिलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, जब कोई भी इंडिविजुअल, स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब हमारे अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन में। ठीक, कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसके लिए हम लिख सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, सूडो यूनिपोलर कहाँ रहेंगे, सूडो यूनिपोलर प्रेजेंट रहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में, दीज आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे हमें। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें बाइपोलर की, बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं हमारे आंख के रेटिना में, रेटिना ऑफ आई, आई के रेटिना में, जो कि आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमें आई भी पढ़ना है और ईयर भी पढ़ना है आगे लास्ट में। ठीक, and the last multipolar neuron. These multipolar neurons are present in brain as well as spinal cord, ये spinal cord में भी मिलेंगे। ठीक, एंड स्पेसिफिकली आपकी जो एनसीईआरटी मेन चीज मेंशन करती है कि ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, वो है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स,
सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट है? देखो हमारे ब्रेन का भी दो पार्ट है, एक सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट, अगर हम ब्रेन का डायग्राम बनाएं इस तरह से, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हमारा सेरिबेलम आ गया है, ये ऊपर सेरेब्रम वाला पार्ट है, दिस इज द सेरेब्रम, ठीक। यहाँ नीचे से क्या निकल जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। तो ऊपर भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, समथिंग लाइक दिस। ये वाला पार्ट जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे, और ये वाला पार्ट जिसे हम मेड्यूला बोलेंगे, ठीक है, दिस इज द मेड्यूलरी पार्ट, मेड्यूला। और ये ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है ये कहाँ मिलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? सर यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में मिलते हैं, मल्टीपोलर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। ये डिपेंड करता है व्हाइट मैटर, हमारी बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं। कुछ व्हाइट मैटर में मिलते हैं और कुछ ग्रे मैटर में मिलते हैं, ठीक। और सूडो यूनिपोलर स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे सिर्फ, ठीक। सर यस। सर जो अब आप स्यूडो सर जो लास्ट वाला है, उसमें फॉल्स होता है, जो नेफ्रॉन होता हाँ है। देखो, सूडो सूडो वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये एक्चुअल एक्चुअल यूनिपोलर नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है ना। मॉडिफिकेशन क्या है? देखो ऊपर वाले में यूनिपोलर में यहाँ पे क्या है? डेंड्राइट नहीं है, देखो डेंड्राइट कितने हैं यहाँ पे? 0, प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन ये भी क्या है? यूनिपोलर वर्ड आया ना इसमें, यूनिपोलर, और इसके पहले क्या आया? सूडो। सूडो यूनिपोलर, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, है ना, झूठ यस बोलने सर। वाला। तो ये हमारा जो एक्चुअल यूनिपोलर नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्या? इसके पास एक डेंड्राइट मिलेगा। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अगर आप इसे कंपैरिजन करोगे किससे? बाइपोलर से, है ना। तो बाइपोलर का भी स्ट्रक्चर देखो कुछ इसी तरह, बीच में यहाँ पे क्या ये सेल बॉडी प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, ऊपर एक डेंड्राइट प्रेजेंट है और नीचे एक एक्सॉन प्रेजेंट है। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है बाइपोलर से, लेकिन इसकी फंक्शनिंग अलग है। क्यों? क्योंकि बाइपोलर कहाँ काम करेगा? रेटिना में काम करेगा, और इसकी फंक्शनिंग कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में है, ठीक। यस सर। हाँ, तो इनके फंक्शंस वेरी करते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग और नेम के अकॉर्डिंग, ठीक। यस सर। इज दैट क्लियर? यस एनालाइज द सर। डायग्राम, फिर हम मूव करते हैं आगे। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। इट वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन। टाइप ऑफ न्यूरॉन के बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ एक्सॉन की, किसकी? टाइप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन कौन सा वाला पार्ट है हमारे न्यूरॉन का? ये ऊपर हमारी सेल बॉडी और डेंड्राइट आ गई, ये वाला पार्ट जहां से न्यूरो ट्रांसमिट होंगे दूसरे न्यूरॉन में। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। किस तरह से कनेक्ट रहते हैं? ये जो एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट करता है इस तरह से। फिर यहाँ पे एक और एक्सॉन आ जाएगा ये नीचे, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट इससे कनेक्ट रहेंगे। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इसी तरह से। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं साइनैप्स। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक। इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, वो हम आगे अभी देखेंगे किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, ठीक। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो पहले न्यूरॉन के एक्सॉन में और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका एक ये जो एक्सॉन है दूसरे एक्सॉन से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर ले, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स में कल मैंने आपको न्यूरोग्लियल सेल्स बताई थी। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, ये न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ वर्क कर सकती हैं? ये क्योंकि रिपेयरिंग वगैरह का भी काम करती हैं, एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर में काम कर रही हैं, तो वहां पे रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। तो ये बीच में यहाँ पे न्यूरॉन के बीच में चिपक सकती हैं, एस्टेब्लिश हो सकती हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक। एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन ही यहीं पे होगा, इस तरीके से एस्ट्रोसाइट्स चिपक जाएंगी। माइक्रोग्लियल सेल्स भी यहीं पे एस्टेब्लिश होकर काम कर सकती हैं, ठीक। ये सारी न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स के एसोसिएशन में काम करती हैं, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डेंड्राइट से कनेक्ट रहेगा, ठीक। एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट, और न्यूरोग्लियल सेल्स उनके साथ एसोसिएशन में वर्क करेंगी, ना कि यहाँ पे डेंड्राइट वाले पार्ट में कनेक्ट हो जाएंगी। बीच में कनेक्ट हो सकती हैं एक्सॉन के, ना कि डेंड्राइट पे, ठीक। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ। Now let us talk about the type of axon. Just a minute, let me erase it.
ओके, सो नाउ टाइप ऑफ एक्सॉन, अगर हम एक्सॉन के टाइप्स की अगर बात करें तो एक्सॉन कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी ऑफ टू टाइप। ठीक, द फर्स्ट एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी और दूसरे जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, इन्हें हम नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। नॉन माइलिनेटेड, हमने कल देखा था माइलिन शीथ क्या है, जब हम एक्सॉन वाला पार्ट ये बनाते हैं इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट रहती है, उसके ऊपर एक और शीथ प्रेजेंट रहती है जिसमें क्या प्रेजेंट रहती है, श्वान सेल्स। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द माइलिन शीथ। अगर किसी भी न्यूरॉन में ये शीथ प्रेजेंट है तब हम उसे बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक, माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर नहीं है दैट इज कॉल्ड द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक, अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये किसके थ्रू बनते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम द श्वान सेल्स। इन्हें कौन बनाता है, श्वान सेल्स बनाती है। ठीक, श्वान सेल्स, ये वाली सेल्स जो यहाँ पे बनाई थी हमने कल। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हमने किस तरह से बनाया था, ऐसे बनाया था ना, ऑरेंज शेप, बीच में यहाँ न्यूक्लियस था, फिर यहाँ एक्सोप्लाज्म आ गया था, इसके ऊपर ये जो है ये हमारी माइलिन शीथ है, स्पाइरल शेप, दिस इज द माइलिन शीथ। ठीक, तो ये जो माइलिन शीथ है ये इसे कौन बना रहा है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये हमारी श्वान सेल है, ये पूरी श्वान सेल है, इसी के अंदर प्रेजेंट है माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ठीक, ओके, तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ये भी हमारे अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट होंगे। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ मिलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड cranial nerves and cranial nerves। cranial nerves में मिलेंगे, cranial nerves क्या होती है, cranial nerve जो हमारे खोपड़ी वाले पार्ट में, मतलब जो स्कल वाला रीजन है, यहाँ पे जितनी भी नर्व प्रेजेंट होंगी दैट आर कॉल्ड द cranial nerves। आगे हम देखेंगे जब हम सिंपैथेटिक एंड मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें नर्व्स हम पढ़ेंगे। ओके, cranial and spinal, there is two type of nerves we have in our body। okay, Yes, sir. yes, and now let us talk about the non myelinated। non myelinated में नाम से ही पता चल रहा है, नेम से पता चल रहा है, नॉन एब्सेंट होगी में। हाँ, माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। ओके, और ये कहाँ मिलेंगे हमें, ये मिलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में। ओके, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सोमैटिक में, ठीक, सॉरी सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका मतलब क्या है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑटोनोमस का सिंपैथेटिक वाला पार्ट भी कवर कर रहा है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और पैरा सिंपैथेटिक वाला पार्ट भी। ठीक, सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, यस सर। Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. एनालाइज द फ्लो चार्ट। ओके, अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनते हैं, मतलब जो माइलिन शीथ बनती है, वो माइलिन शीथ कौन सी सेल्स बनाती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में क्या बनाएंगी, ये माइलिन शीथ बनाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। ठीक, माइलिन शीथ। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो मतलब जैसे माइलिन शीथ तो होती नहीं है, और मान लो एक बार के लिए अगर बन भी गई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स के अंदर ही माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है, अगर प्रेजेंट होगी भी तो उन्हें कौन बनाएगा, उन्हें बनाएंगी हमारी श्वान सेल्स नॉर्मली। ठीक, श्वान सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाता है, श्वान सेल्स बनाती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती हैं। ठीक, Yes, हाँ, sir. यस सर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नर्व इंपल्स कंडक्शन। ठीक, सर 1 मिनट पैक कर दोगे? ओके, या श्योर, देखो इसे।
Done, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now let us start द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। लेकिन नर्व इम्पल्स कंडक्शन को समझने से पहले हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने देखो जब एक चैप्टर पढ़ा था, अच्छा अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक, तो उसमें हम क्या एक मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे जो दो न्यूरॉन्स हैं, देखो हमें ये चीज पता है, ये एक न्यूरॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये इसका एक्सॉन आ गया, इसका एक्सॉन कनेक्टेड है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, इस तरह से ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक। इतनी छोटी सी चीज तो क्लियर है आप सभी को, ये इसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे, इसके डेंड्राइट भी कहीं ना किसी न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे, ठीक। टोटल 1 मिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, और 1 मिलियन न्यूरॉन आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो इनका जो ये वाला कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, हम ये कनेक्शन बनाते हैं जो एक एक्सॉन के और एक डेंड्राइट के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड द साइनैप। क्या कहते हैं इसे? साइनैप। तो साइनैप समथिंग लुक्स लाइक, देखो अगर ये हमारे एक्सॉन हिलक वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक कैसा होता है? थोड़ा एनलार्ज होता है ना, इस तरीके से हमने देखा भी था लास्ट टाइम, इस तरीके से एनलार्ज नीचे वाला पार्ट। और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट, जो कि मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। दिस इज द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये दोनों कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और इन दोनों के बीच में एक गैप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर ये गैप नहीं होगा तो इनका जो कंडक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये गैप क्या करता है? ये फास्टर कनेक्शन के लिए है, मतलब जो इंफॉर्मेशन होगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो बहुत ही फास्ट मूव करेगा अगर दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है। अगर गैप प्रेजेंट नहीं होगा तब हम उस कंडीशन में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। और ये वाला कैसा है? हमारा केमिकल। दिस काइंड ऑफ साइनैप इज कॉल्ड द केमिकल साइनैप, जिसके बीच में गैप मिल रहा है। और ये जो गैप प्रेजेंट है, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन बन रहा है उसमें गैप है। अब क्या होता है, हमारा ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला एक्सॉन हिलक्स जो है, इसको हम एक्सॉन, ठीक, दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है, इसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? वेसिकल्स, है ना, ये इस तरह से वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। दीज आर द वेसिकल्स आर देयर। जब एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल बोले तो सिग्नल आता है ना, एक्शन पोटेंशियल बोले तो सिग्नल। जब सिग्नल होगा तो ये जो वेसिकल्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं? सिग्नल आते ही इनके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो मैंने ब्लू कलर से केमिकल बनाया है इसके अंदर, वेसिकल के अंदर, दिस इज कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। अब एक चीज आपको याद रखनी है, क्या? जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, इस पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स। क्या कहते हैं? Calcium gated ion. हाँ, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स। और नाम से पता चल रहा है, देखो कैल्शियम गेटेड आयन चैनल से, तो इनका काम क्या है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाना। ये कैल्शियम को अंदर एंटर करवाएंगी, किसके? एक्सॉन टर्मिनल के, ठीक है। इन चैनल्स को हम कहते हैं कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स, या फिर इन्हें वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी कहा जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, VGC, ठीक है। वोल्टेज से क्या मतलब है? जब तक इनके पास करंट नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेंगी। और यहाँ करंट का काम कौन कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल, जो कि एक तरह का सिग्नल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वेसिकल्स जैसे ही कैल्शियम अंदर एंटर करेगा कैल्शियम गेटेड चैनल्स के थ्रू, ये वेसिकल्स कहाँ आ जाएंगी? यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, एक्सॉन टर्मिनल पे आके क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, इससे अटैच हो जाएंगी, इस तरह से अटैच हो जाएंगी। जैसी अटैच होंगी, ये इनके अंदर का सारा जितना भी मैटर है, मतलब कि थोड़ा बाहर निकल के आ जाती हैं, इस तरीके से ये बाहर निकल के आ जाती हैं। और जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें, वो सारा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जाता है? इस साइनैप्टिक
क्लेफ्ट में, Synaptic ठीक है, cleft. साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, है ना। तो ये जो हमारी ये जो हमारा दूसरा डेंड्राइट था, ये जो डेंड्राइट था, ठीक है, डेंड्राइट, ये डेंड्राइट के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन केमिकल्स को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। Yes, sir. इस तरीके से रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, और ये रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर की तरफ मूव करवा देते हैं। वो और यहाँ अंदर पे तक chemical move करवा जो न्यूरोट्रांसमीटर हम ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड द एसिटाइल कोलिन। इस acetylcholine. हाँ, मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, एसिटाइल कोलिन एक एक्साइटेटरी, है ना, एक्साइटेटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रोसेस को Yes, आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, मतलब जो नर्व इंपल्स है हमारा, जो सिग्नल है उसको दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो हमारे मतलब बाकी के न्यूरॉन्स को भी मिल सके और इंफॉर्मेशन कैरी की जा सके, ठीक। तो ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे डेंड्राइट में। अब दोनों में एक चीज क्या है, जो ऊपर वाला न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक, प्री node. साइनेप्टिक न्यूरॉन, ओके, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरा वाला जो है ये है पोस्ट साइनेप्टिक, दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक, Postsynaptic neuron. हाँ, दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ऐसे ही इन दोनों में जैसे ही हमारा ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल मतलब सिग्नल, जब ये सिग्नल Signal. कहाँ आ जाएगा, डेंड्राइट में, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा दोबारा से कहाँ, एक्सॉन में, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में। और ऐसे ही इस तरीके से चलते रहेंगे और हमारी जितने भी मतलब केमिकल्स हैं ब्रेन में, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते रहेंगे, इंफॉर्मेशन कैरी करते रहेंगे। देखो इसे एक बार, फिर मैं इसको एक छोटा सा ओवरव्यू देके रिपीट करता हूं, एंड आफ्टर दैट यू ऑल हैव टू Done, sir. ask the questions. लुक एट दिस डायग्राम, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। देखो एक्सॉन टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल आया, जैसे एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री हुई। कैल्शियम जब एंटर करता है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। क्या कहते हैं, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। इनफ्लक्स हुआ कैल्शियम का, कैल्शियम अंदर जैसे ही अंदर आया, यहाँ पे हमारी वेसिकल्स ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसे किसने एक्सेप्ट किया, रिसेप्टर्स ने, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स ने। और रिसेप्टर्स ने फॉरवर्ड करवा दिया उसे कहाँ, डेंड्राइट में, और डेंड्राइट से वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन, एंड देन अगेन फिर वो एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा दूसरे न्यूरॉन के, वहां से भी सेम कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, और ये पूरा मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन। इस डायग्राम को हम कहते हैं साइनैप्स। व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड synapse. What is synapse? Synapse is the connection between two neurons. What is this? This is the connection between two neurons. ending of one neuron and the dendrites of another neuron. What? अच्छा, ये यहाँ मेंशन कर दूं मैं? No, sir. Yes. सर नहीं, मैं ऐसे बोल रही थी कि मतलब आपने बोला ना साइनैप्स हाँ, क्या ये कहते हैं? ये हमारा ये जो एक्सॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का, ये देखो ये कुछ इस तरह से है। ये हमारा एक न्यूरॉन की सेल बॉडी, ऊपर डेंड्राइट आ गए, ये इसका एक्सॉन, यहाँ पे नीचे एक्सॉन टर्मिनल होगा ना, ये एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट, ये जो एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है वो यही वाला पार्ट है, दिस वन, ठीक। और ये जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं वो कनेक्ट रहेंगे इससे, ठीक। ये इसका टर्मिनल हो गया, तो ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वो ये है, ठीक। इस तरह से है ये कनेक्शन। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो सके और जो रिसेप्टर्स हैं डेंड्राइट के वो एक्सेप्ट कर सके उसे। Yes, sir. अच्छा सर, वी हैव स्टार्टेड नर्व इंपल्स कंडक्शन यस्टरडे। हाँ, नर्व इंपल्स कंडक्शन हमने कल शुरू किया था लेकिन हमने खत्म नहीं किया था ना, तो उसी चीज को हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से। ये समझ में आया आप सभी को? Yes, sir. अब जब ये जो हमारा जिस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर आया है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या चेंजेस लाता है एक एक्सॉन में, जब मतलब कि जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब जब ये यहाँ से ट्रांसफर होगा इस तरीके से, तो इतने हिस्से में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे, जिसे हम एक्चुअल में कहते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन। क्या कहते हैं? नर्व Impulse conduction. सॉरी, नर्व इंपल्स, चेंज हो गया,
इम्पल्स कंडक्शन। ठीक, अब देखो इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स इज नथिंग बट द सिग्नल। ये क्या है? हमारा सिग्नल, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो आप कहोगे नहीं सर मेरी 10 घंटे की कैपेसिटी नहीं है, मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो वो क्या हो गया? वो आपका पोटेंशियल हो गया उस काम को करने के लिए। ऐसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी भी एक पोटेंशियलिटी होती है। ठीक, जब उनके अंदर सिग्नल आता है तो जब वो पोटेंशियलाइट हो जाते हैं, जब उनके अंदर सिग्नल आएगा तभी वो फंक्शनिंग करेंगे, वरना ऐसे ही नॉर्मल पड़े रहेंगे जैसे हम लोग पड़े रहते हैं, लेजी एकदम। ठीक है, सोते रहते हैं। ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स भी जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेंगे। ठीक, अब मान लो ये हमारा न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन का हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, जस्ट अ मिनट, एक्सॉन वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? एक्सॉन। ठीक, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हम ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम यहां देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ योर एक्सॉन। यह हमारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इंटरनल वाले पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। यस, एक्सोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। ठीक, Axon. ये क्या है हमारी? दिस इज द एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होती है? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। अब जो मेन फंक्शनिंग है यहाँ, वो मेन फंक्शनिंग हमारी एक्सोलेमा की है। अब एक्सोलेमा क्या है? ये हमारी मेम्ब्रेन जो है ये एक तरह नेचर में कैसी है? पोलर। कैसी है? पोलर। पोलर का मतलब क्या? इसके पास चार्ज प्रेजेंट है ना? चार्ज प्रेजेंट है इस पे। चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके बाहर की तरफ आउटर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, आउटर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज Positive प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इंटरनल एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, इस तरह से, है ना? यहाँ पे भी बाहर से कैसी है ये? पॉजिटिव। और अंदर से कैसी है ये? नेगेटिव। Negative. ठीक, अब क्या होता है? अब हमारे इस मैकेनिज्म में एक पंप काम करता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, है ना? तो वो जो सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ मेम्ब्रेन पे काम करता है। जस्ट अ मिनट। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक तो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप के लिए, ठीक, दूसरा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे, और तीसरे लीक चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इफ वी टॉक अबाउट द चैनल्स? एक तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक, दूसरे हमारे लीक चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे, लीक चैनल्स, और तीसरा हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा? सोडियम पोटेशियम पंप पूरी प्रोसेस में काम करेगा। इतनी बात क्लियर है? 3 चैनल्स काम करेंगे, जिसमें कि पहला वाला वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, दूसरा लीक चैनल है, और तीसरा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। अब सोडियम पोटेशियम पंप की फंक्शनिंग कुछ इस तरह से है कि जब हमारा 3 मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, किसके? सोडियम के। Sodium. ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या आ जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम, Potassium. ना? 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं पोटेशियम के। ये चीज आप याद रखना, जो कि अभी आने वाली स्लाइड में हमें काम में आएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है देखो, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जिसे मैं अभी दोबारा ड्रॉ करूंगा। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ मिनट्स के लिए रिमूव कर रहा हूँ इसे, अभी हम दोबारा देखेंगे। एक चीज और क्या है यहाँ पे, जब हमारी मेम्ब्रेन के पास किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं है, अभी हमारी मेम्ब्रेन कैसी है? अभी इस पे कोई सिग्नल नहीं है ना? तो ये किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में है। दिस इज इन रेस्ट कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन, है ना? अभी रेस्ट कंडीशन में, अभी कुछ नहीं हुआ है, इसको, इस पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, किसी भी तरह का कोई सिग्नल इसके पास नहीं है। सो दिस इज इन रेस्ट कंडीशन। ठीक, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट
रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ potential मेम्ब्रेन। तो of ये पोटेंशियल की कंडीशन। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, अंदर की तरफ तो सोडियम पोटेशियम आयंस का लेवल हाई रहता है ना, और बाहर की तरफ सोडियम आयंस का Sodium. लेवल हाई रहता है ना। अंदर Yes, क्या sir. है, पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो पोटेशियम आयन के लिए जो अंदर पोटेशियम है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। देखो, तो ये चीज हमेशा याद रखना, जहां पोटेशियम होंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां सोडियम होंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अंदर Yes, की sir. तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा है और बाहर वाले एनवायरनमेंट में सोडियम आयन ज्यादा है। इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और इस कंडीशन में जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में है, तब हमारी मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है? व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल? +70 मिलीवोल्ट। कितना है? +70 मिलीवोल्ट। हाँ, इसका जो हमारा मतलब वोल्टेज होगा, जिसे हम मिली वोल्ट कह रहे हैं ना, वोल्ट बोले तो वोल्टेज, ठीक है। तो इसकी जो एक कैपेसिटी है, जो करंट है इसके अंदर अभी, वो कितना है? +70 मिलीवोल्ट है, जो कि रेस्ट कंडीशन में है। अब इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा सिग्नल। ठीक, इतनी बात क्लियर है जितना मैंने अभी बताया? इज दैट क्लियर यस सर। एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर इसके आगे अब देखो, इसको सिग्नल मिलने वाला है। जैसे हमें सिग्नल मिलता है ना, एग्जाम्स आने वाले होते हैं, एग्जाम का सिग्नल पहले ही मिल जाता है, 1 महीना पहले डेट आ जाती है, वो हमारे लिए सिग्नल है कि हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स को भी उनकी फंक्शनिंग करने के लिए क्या मिलेगा? अब सिग्नल मिलेगा। सिग्नल। देखो अब, एक ये हमारी मेम्ब्रेन आ गई, इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जस्ट अ मिनट, इस मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव charge. अंदर क्या है? नेगेटिव। Negative charge. यस, इंटरनल एनवायरनमेंट इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, सो अब क्या होगा? जैसे ही सिग्नल मिलेगा, हमें जो सिग्नल मिलता है, जो हमारे न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है, वो उसकी जो उस वैल्यू को, मतलब कि जो वैल्यू हमारे सिग्नल्स को लेके आती है, दैट वैल्यू इज ऑफ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। मान लो सिग्नल यहां से मिल रहा है ना, तो ये जो सिग्नल होगा इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब सिग्नल आने को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, जो कितनी होती है? ये होती है हमारी +55 मिली वोल्ट। कितनी होगी ये? +55 millivolt. हाँ, अच्छा 1 मिनट, शायद मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ये माइनस होता है ना। ये कैसा होता है? माइनस होता है। जस्ट अ मिनट, ये -70 वोल्ट होगा। दिस इज -70 वोल्ट, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट में है ना, ये अंदर वाले एनवायरनमेंट में देखो, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है? नेगेटिव है। ये हमारा -70 वोल्ट है ना। और ये हमारी जो वैल्यू है, ये कहां से आ रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है। दिस इज +55 मिलीवोल्ट। अब जैसे ही सिग्नल मिलेगा, सिग्नलिंग में क्या होगा? एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। अब जैसे ही सिग्नल मिला, तो हमारा जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ये तो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला अंदर की तरफ आ जाएगा। इसमें क्या होगा? हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है, अब वो काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करना शुरू कर देगा? सोडियम पोटेशियम पंप काम करना शुरू करेगा, और जैसे ही ये पंप काम करेगा, बाहर से सोडियम कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा, है ना। सोडियम क्या हुआ? अंदर आ गया। सोडियम अंदर आ गया। सोडियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? अब पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर का कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर हम देखें, इतना पार्ट ले रहे हैं हम जिसमें हमारा सोडियम प्रेजेंट है ना, इतना पार्ट लेते हैं सिर्फ। तो इतने पार्ट में हम अपना जो ये जो पॉजिटिव वाला है, ये तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, ठीक है। नाउ तो अंदर कैसा एनवायरनमेंट है? पॉजिटिव। और बाहर कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेशियम रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? नेगेटिव चार्ज को, है ना। और सोडियम रिप्रेजेंट कर रहा था पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव वाला तो अभी देखो हमारा अंदर है,
है ना। और अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा थी, पोटेशियम की ज्यादा थी, तो पोटेशियम को बाहर भी तो जाना पड़ेगा, है ना। यस तो अभी हम इतना देख रहे हैं कि हमारा सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। ठीक, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू हमारा सोडियम अंदर आ चुका है, और यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन ने अपना जो मतलब कि जो चार्ज है वो चेंज कर लिया। अब ये जो यहाँ पे चार्जेस चेंज हुए हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? Depolarization. डीपोलराइजेशन। हमारी मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। पहले कैसी थी, पॉजिटिव थी, अभी कैसी हो गई, मतलब पहले तो बाहर से पॉजिटिव थी और अब कैसी है, नेगेटिव है। ठीक, अंदर से कैसी थी, नेगेटिव थी, अब कैसी हो गई, पॉजिटिव। क्यों हो गई, क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ गए हैं। और हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी मिली है, 55 Plus मिलीवोल्ट। 55. ठीक, इतना क्लियर है? देखो पिछली वाली स्लाइड में क्या था, इतना क्लियर था, अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम, है ना। और प्लस -70 वोल्ट हमारा पूरा चार्ज था। यहाँ पे क्या हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू मिली। अब क्या होगा, जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जब सोडियम आ गया, तो यहाँ पे हमारी जो करंट वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं जो सिग्नलिंग वैल्यू है, वो भी चेंज हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, पहले नेगेटिव थी, अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कितनी, +34 मिली वोल्ट। ठीक, +34 मिली वोल्ट। पहले कितनी थी, -70 मिली वोल्ट, अभी कितनी है, Plus +34। 34. क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा चार्ज कैसा था, ये देखो ये पॉजिटिव आई ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू पॉजिटिव आई, कितनी, Yes, sir. +55 मिली 55. वोल्ट हमें एक सिग्नल मिला। प्लीज, +55 मिली वोल्ट का सिग्नल मिला, जिसके थ्रू क्या हुआ, हमारा इन्फ्लक्स हो गया सोडियम आयंस का। सोडियम आयंस अंदर आ गए और इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब हमारी जो ये मेम्ब्रेन है, ये खुद को रिपोलराइज करेगी। क्या करेगी, रिपोलराइज करेगी। रिपोलराइज करने का मतलब क्या है, रिपोलराइज करने का मतलब ये है कि हमारे जो पोटेशियम आयन है वो अभी तक बाहर नहीं गए। डिपोलराइजेशन के दौरान सिर्फ सोडियम अंदर आया है ना, और अभी पोटेशियम बाहर नहीं गया है। अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा, इफ्लक्स हो Sodium. जाएगा, किसका, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो गया। ठीक, कैसे होगा, ये हमारी मेम्ब्रेन है, मैं वंस अगेन ड्रॉ कर लेता हूं उसको। ये हमारी मेम्ब्रेन आ गई। ठीक, ये मेम्ब्रेन के ऊपर लीक चैनल्स के थ्रू, ये क्या है, लीक चैनल्स हैं, दीज आर लीक चैनल्स। लीक चैनल्स के थ्रू पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, जिससे पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स 2 बाहर जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम गो आउटसाइड। और इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने एटीपी यूज किए जाएंगे, हाउ मेनी एटीपी, ओनली 1 एटीपी। ठीक, मतलब 3 मॉलिक्यूल सोडियम के बाहर जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल अंदर आएगा पोटेशियम का। ठीक, और 1 एटीपी यूज होगा। इसके लिए आप बहुत बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, वो आप देख सकते हैं। क्या, नोकिया, नोकिया के फोन तो पता होंगे आपको, Yes, sir. नोकिया, So, है ना, नोकिया के फोन्स तो सभी ने सुने होंगे। Yes, sir. इनका मतलब क्या है, सोडियम, सोडियम कहाँ जाएगा, आउट, बोले तो बाहर की तरफ, मतलब 3 सोडियम बाहर जाएंगे, ठीक है, 2 पोटेशियम Yes, sir. इन बोले तो अंदर आएंगे। और ए से मतलब क्या, एटीपी, कितने एटीपी, 1 एटीपी यूज होगा, याद रहेगा ये। Yes, sir. सोडियम आउट, पोटेशियम इन, और 1 एटीपी की यूटिलाइजेशन इस पूरे मैकेनिज्म में होगी। ठीक, Yes, sir. जैसे ही सोडियम, अब जैसे ही हमारा पोटेशियम बाहर गया, पोटेशियम के जाते ही जो मेम्ब्रेन हमारी अंदर से कैसी हुई थी, पॉजिटिव हो गई थी, अब वो दोबारा से Positive. कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। Negative. कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बाहर Negative. पॉजिटिव हो जाएगा सारा एनवायरनमेंट, बाहर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल, अब हमारी जो मेम्ब्रेन थी वो कैसी हो गई, रिपोलराइज हो गई। रिपोलराइज मतलब जो पोलर कंडीशन में थी पहले, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन में थी, अब सेम उसी कंडीशन में आ जाएगी। ठीक, Yes, sir. इतना क्लियर है। Yes, sir. ठीक, और ये जो सोडियम आयन चैनल्स थे हमारे, जिससे सोडियम, ये जो सोडियम अंदर आया था, जो सोडियम अंदर आया था, है ना, ये सोडियम आयन चैनल्स हमारे क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोडियम आयन चैनल्स
क्लोज्ड, ये बंद हो जाएंगे और पोटेशियम हमारा बाहर निकल जाएगा। ये बंद हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम जो अंदर आया था वो बाहर नहीं जा सकता है ना। किसको बाहर जाना पड़ेगा, पोटेशियम को बाहर जाना Potassium. पड़ेगा। पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो जाएगा, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर है दोनों चीजें। यहाँ देखो, Yes, sir. ये हमारा अंदर कैसा है एनवायरनमेंट, पॉजिटिव किसकी वजह से, Positive. सोडियम की वजह से। बाहर कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये जो पोटेशियम आयन है वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में इस पूरे मैकेनिज्म में हमारी जो मेम्ब्रेन है, ठीक, वो मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, जिसमें ये मेम्ब्रेन अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी फिर से, इस तरह से। ठीक है, तो बाहर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर कैसा हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो इतने पार्ट के लिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रुको मैं डायग्राम फिर से बना दूं ये वाला, इसमें कहीं आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन। जस्ट अ मिनट। सो दिस इज द मेम्ब्रेन। जो पीछे वाली स्लाइड है और ये वाली स्लाइड जो मैंने अभी पोटेशियम के लिए बनाई थी, दोनों में एक ही स्लाइड पे बना रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे से सोडियम अंदर आया है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर आए हैं और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल बाहर गए हैं, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम बाहर गए हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। बाहर वाला पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब पोटेशियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, और अंदर का कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि अंदर सोडियम ज्यादा है, इस तरह से। ठीक है, आगे चल के ये क्या करेगी, ये पूरी हमारी जो मेम्ब्रेन है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये हमारी डीपोलराइज वाली कंडीशन थी, डीपोलराइज्ड कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये रीपोलराइज हो जाएगी। रीपोलराइज्ड में क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरनल फिर से नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में आएगा, इस नॉर्मल कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, रिपोलराइज में कैल्शियम सॉरी जो पोटेशियम था वो बाहर गया, पोटेशियम बाहर चला गया और हमारा ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई, फिर से हाइपर पोलराइज्ड, जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया फिर से। और जब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट फिर से नेगेटिव हो जाता है, तब हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हमारा जो अब करंट होगा वो कितना होगा, 90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट नेगेटिव है। और अभी जो इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट में अभी क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है। और यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देख रहे थे हम, +34। इसका मतलब क्या था, अभी इंटरनल एनवायरनमेंट में सोडियम प्रेजेंट है। Sodium. ठीक, Yes, इतनी sir. बात क्लियर है। हाइपर पोलराइजेशन क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट मोर नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या लिख सकते हैं हम, हाइपर पोलराइज कंडीशन के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट बिकम मोर, यहां लिख सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, पहले -70 था, अब -70 से भी ज्यादा हो गया, -90 हो गया, है ना, और ज्यादा नेगेटिव हो गया। देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। तो कितने स्टेप हैं टोटल इस मैकेनिज्म में, पहला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर हमें एक्शन पोटेंशियल मिलेगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी थी एक्शन पोटेंशियल की, +55 मेगावोल्ट। ठीक, और +55 मेगावोल्ट के बाद हमारी कौन सी कंडीशन आएगी, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हाइपर पोलराइजेशन में, जिसमें हमारा जो एक्सॉन है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। देखो इसे एक बार स्लाइड्स को और पूछो अगर कुछ नहीं आया तो, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट।
Anyone, is there any question? No, sir. Sir, No, sir. sir, इसके लिए हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर हम अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन देखें, कौन सी, रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसमें क्या क्या हो रहा है। इन दिस कंडीशन सबसे पहला तो सोडियम एंड पोटेशियम ATPase pump throws out 3 sodium in exchange of 2 potassium, यही हुआ था, ठीक है, 2 Yes, पोटेशियम इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल बाहर चले गए थे। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम, ठीक, मतलब कि जो जब रेस्ट कंडीशन में हमारा एक्सॉन कुछ नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में जो पोटेशियम आयंस होंगे मेम्ब्रेन उसके लिए ज्यादा परमिएबल होगा, मतलब पोटेशियम ज्यादा मतलब अंदर बाहर आ जा सकेगा, उसके लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है, जबकि पोटेशियम ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक। एंड मेम्ब्रेन इज impermeable फॉर, मैंने आपको बताया था नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहती हैं अंदर, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाहर नहीं जा सकती, दैट मींस इंटरनल एनवायरनमेंट रेस्टिंग कंडीशन में हमेशा नेगेटिव रहेगा, उसमें पोटेशियम आयन रहे या ना रहे, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक, तो वो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव ही रखने की कोशिश करेंगी, ठीक। Yes, sir. दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद हमारी कंडीशन आई थी कौन सी, डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, जस्ट अ मिनट, डीपोलराइजेशन में हमारा एक्शन पोटेंशियल मिला था हमें, मतलब सिग्नल मिला था, सिग्नल अपीयर्स, और इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू इज प्लस 55 मेगावोल्ट, है ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या मतलब है, कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल, या फिर हम पोटेंशियलिटी कह सकते हैं, ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, या इसके अंदर करंट कितना है, कितना करंट है इसमें, प्लस 55 मेगावोल्ट का करंट है इस सिग्नल में, ठीक। Yes, sir. इसके अलावा और क्या क्या हो रहा था इसमें डिपोलराइजेशन स्टेट में, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, सोडियम के लिए चैनल्स ओपन होंगे, एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू आउटर एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं हम इसे, आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो मेम्ब्रेन थी, अब इसका मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, एंड इट्स पोटेंशियल बिकम, पोटेंशियल कितना हो गया था, प्लस 34, कितना हुआ था, प्लस 34 प्लस 34 मिलीवोल्ट, ठीक। डीपोलराइजेशन में यही तो देखा था, अंदर क्या आया था, सोडियम आयन अंदर आ गए थे, जैसे ही अंदर आया अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव, प्लस 34 मिलीवोल्ट हमारा पोटेंशियल हो गया मेम्ब्रेन का, एक्सॉन की, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट वाज द रीपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन में क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स
ओपन ओपन होंगे और पोटेशियम बाहर चला जाएगा, एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम टेक्स प्लेस, है ना, मतलब कि पोटेशियम बाहर हो जाएगा। एंड इसके बाद हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन आएगी। हाइपरपोलराइजेशन टेक्स प्लेस, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव इट। द नेक्स्ट कंडीशन वाज हाइपरपोलराइजेशन। तो 4 स्टेप है हमारे, नॉर्मल है। पहला स्टेप नॉर्मल है जिसमें मेम्ब्रेन रेस्ट में रहेगी, दूसरे में सोडियम अंदर आएगा, तीसरे स्टेप में पोटेशियम बाहर जाएगा, चौथे स्टेज में नॉर्मल हमारी जो पहले थी वैसी हो जाएगी, और अंदर की जो पोटेंशियलिटी है वो -70 की जगह -90 हो जाएगी। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। Yes, sir. तो हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में क्या होगा, मेम्ब्रेन becomes more negative more negative than -70 मिली वोल्ट, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा हमारा -90 मिली वोल्ट। ठीक, यही तो स्टेप्स थे सब। देखो एक बार सारी चीजें, और उसके बाद क्वेश्चन करो, नहीं आया तो, एंड आफ्टर दैट हम मूव करते हैं आगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। देखो Yes, मैं sir. स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, एक बार देख लो फिर से। ओके, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है ना हमारे एक्सॉन को, यस, हाँ तो मिलता ये है। नेगेटिव चार्ज क्यों जाते हैं बाहर, मतलब एक्सचेंज क्यों होता है इन आयंस हाँ, का? देखो अगर इनका एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारे जो एक्सॉन्स हैं उनको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखो ये पूरी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगी। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको। ये हमारे चार्जेस का चेंज होना इसलिए जरूरी है। मान लो ये हमारा एक एक्सॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है ना। इस एक्सॉन में मान लो इतने मैकेनिज्म में हमारा क्या आया, सिग्नल आया, इतने पार्ट में सिग्नल आया। ठीक, अब अंदर की जो मतलब कि पूरी मेम्ब्रेन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी सिग्नल आते ही, है ना, और बाहर की पॉजिटिव, क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में है। और जैसे ही सिग्नल उसे मिला चेंज हो जाएगा, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर। तो इतने पार्ट में हुआ। अब मान लो ये पूरी हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू थी या हमारा जो सिग्नल था वो इतने ही पार्ट में रह गया, तो क्या वो आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे नेगेटिव, मतलब यहाँ का जो पूरा मैकेनिज्म था उसमें नेगेटिविटी कर देगा आउटर एनवायरनमेंट में, और पॉजिटिविटी इंटरनल एनवायरनमेंट में। ये चीज फिर आगे जाएगी, आगे होगा तो पीछे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। फिर ये और आगे तक जाएगा, पीछे की मेम्ब्रेन हमारी कैसी हो जाएगी, हाइपर पोलराइज होगी, फिर नॉर्मली रिपोलराइज पोलराइज हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये हमारे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और सोडियम और पोटेशियम अंदर या बाहर इफ्लक्स और इनफ्लक्स नहीं करेंगे तो हमारा जो सिग्नल है वो एक ही जगह रुक जाएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा साइनैप है, साइनैप बोले तो यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा था इनके बीच में, ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और न्यूरॉन्स टूटते चले जाएंगे। और जब न्यूरॉन्स टूटते हैं हम चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि हम, अगर आपने एक चैप्टर आज याद किया है तो वो चैप्टर आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे भाई? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने बंद कर दिए हैं और न्यूरो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मूव कर रहे हैं अब। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो जो है वो या तो स्लो हो गया है या फिर हमें हमारे न्यूरॉन्स को प्रॉपर कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। इज दैट क्लियर? यस सर। Sir, ATP is pumpy, sodium सर potassium pumpy. प्राची पूछ रही है डीपोलराइजेशन बता दीजिए फिर से। ठीक है, रुको, डीपोलराइजेशन में बताता हूँ सर, प्लीज रीपोलराइजेशन पार्ट। ठीक है, बिल्कुल। आकाश कह रहे हैं सर वी हैव स्टार्टेड नर्व इंपल्स कंडक्शन यस्टरडे। अच्छा, ये तो वही मैसेज है। ठीक है, देखो, लेट मी चेंज द स्लाइड।
सी देखो, अभी हमारी मेम्ब्रेन यहाँ देखो रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन में आउटर एनवायरनमेंट में सोडियम ज्यादा है और इंटरनल एनवायरनमेंट में पोटेशियम ज्यादा है। पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है और सोडियम के लिए परमिएबिलिटी कम है। ठीक है, इसका मतलब पोटेशियम तो अंदर बाहर आ जा सकता है लेकिन सोडियम ऐसा नहीं कर सकता अभी, है ना। और इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं जो इसको इंटरनल एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाती है। ठीक, ये हमारी रेस्ट कंडीशन में जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं है। अब जैसे ही सिग्नल आएगा, जैसे ही सिग्नल आया सोडियम अंदर आ गया बाहर से, है ना। सिग्नल के आते ही क्या हुआ, सोडियम अंदर आ गया। सोडियम जैसे ही अंदर आएगा उस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, जिसमें हमारी अंदर का जो चार्ज होगा मेम्ब्रेन का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -70 नेगेटिव था पहले, अब +34 हो गया। ठीक, डीपोलराइजेशन के बाद, क्योंकि हमने सोडियम पोटेशियम पंप में क्या देखा था, सोडियम पोटेशियम पंप में देखा था कि 3 सोडियम अगर अंदर आए हैं तो 2 पोटेशियम आयन बाहर भी जाने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो सिर्फ अंदर अभी सोडियम आया है, पोटेशियम बाहर नहीं गया है, तो पोटेशियम को भी तो बाहर भेजना है। तो पोटेशियम, जब पोटेशियम बाहर जाएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन, है ना। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तब हम उसे बोलेंगे रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो रहा है। अब सोडियम, हमारा पोटेशियम बाहर चला गया। ठीक, पोटेशियम बाहर चला गया। पोटेशियम बाहर जाने के बाद दोबारा से हमारी हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन आएगी। कहाँ पे, जहां पे मेम्ब्रेन हमारा सिग्नल मिला था, ये जो सिग्नल मिला था ना, इस पोजीशन पे हाइपर पोलराइज कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि सिग्नल को आगे जाना है। पीछे हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, आगे डीपोलराइजेशन हो रहा है और फिर रीपोलराइजेशन। इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे, मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है, इस रास्ता है, इस रास्ते पर कुछ इंडिविजुअल चल रहे हैं, 1 2 3, है ना, और चौथा भी बना लेता हूं मैं 4। ठीक है, पहले वाले इंडिविजुअल को हम ए कह रहे हैं, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी और चौथे वाले को डी, है ना। तो अब देखो इन चारों में क्या है, ये अभी इस पोजीशन पे खड़ा है, यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में कुछ नहीं कर रहा है ना। अभी इसको क्या लगी, भूख लगी। जब इसको भूख लगी, खाना यहाँ पे रखा हुआ है ना, खाना रखा है यहाँ पे, तो इसको चल के जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। चल के जाने के लिए इसको खाने की खुशबू आई, वो खाने की खुशबू क्या थी, सिग्नल था इसके लिए कि हाँ भाई खाना बन गया, अभी मेरे को खाना खाना है। ठीक, तो ये चल के जाएगा। जब ये चल के जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन ऑब्वियसली चेंज कर लेगा। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर उसके बाद खाने के पास तक पहुंचेगा। यही तो करना पड़ेगा, इसे चल के जाना पड़ेगा, तो इसे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। अब ये जिस कंडीशन पे था, ठीक है, दूसरा वाला चल के इसकी कंडीशन पे आ जाएगा, इसकी पोजीशन पे, तीसरा वाला इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, चौथा वाला इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। यही तो करेंगे ये लोग। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो ये यही कंडीशन रह सकती है। ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स के साथ रहता है। क्या रहता है कि अभी यहाँ पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। जैसे ही ये आगे बढ़ गया, हमारा इसने अपनी जगह छोड़ दी, पॉजिटिव यहाँ पे चेंज हो गया, ये जगह खाली हो गई, यहाँ चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह दूसरी कंडीशन आई, हमारे यहाँ पे दूसरा सिग्नल आया, वहां पे क्या हुआ, फिर पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। फिर ये सिग्नल हमारा अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि सिग्नल खुशबू है ना, सिग्नल तो ये जा रहा है, हमारा खुशबू जा रही है। ठीक है, ये इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास, तो सिग्नल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव हो गया, इसके लिए नेगेटिव हो गया, फिर ये आगे बढ़ गया, इसके लिए पॉजिटिव हो गया, इसके लिए नेगेटिव हो गया। तो ये सिग्नल इस तरीके से चलता रहेगा। पीछे से नॉर्मेलिटी आती जाएगी, आगे से चेंजेस आते चले जाएंगे। ठीक, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, इसके लिए मैं एक डायग्राम और बना के आपको दिखा सकता हूँ, और भी बहुत अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब तो मुझे नहीं लगता आपको कभी दोबारा इसे पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो हमारे पास, मैं फिर से वो साइन ऐप वाला डायग्राम बना रहा हूँ। साइन ऐप जो अभी हमने पीछे देखा था, क्या है ये हमारा एक एक्सॉन का एक्सॉन हिलक है। ठीक, अभी ये क्या है, दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन, सॉरी डेंड्राइट, ये आ गया,
ये आ गया इस तरह से, है ना। अभी देखो, अभी हमारा जो न्यूरॉन है ये है रेस्ट कंडीशन में, इसके पास सिग्नल नहीं आया है, तो ये वाला जो एनवायरनमेंट है ये कैसा है, पॉजिटिव है, बाहर से पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव है, ठीक। अभी मानो इसके पास क्या आया, सिग्नल आया, ठीक, सिग्नल आया, सिग्नल आया, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कुछ पार्ट में। जैसे ही सिग्नल आया, ये पीछे वाला तो नॉर्मल है, आगे वाला क्या हो गया, इसके पास भी ये पहले पॉजिटिव था, अभी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव था, ये सब में पॉजिटिव चार्ज था, अभी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बाहर से कैसा हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अंदर से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। पहले ये नॉर्मली था, जैसे ये पूरी मेम्ब्रेन ऐसी थी, बाहर से पॉजिटिव थी, सिग्नल के आते ही चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अंदर क्या आ गए, सोडियम आयंस आ गए, है ना, सोडियम आयंस आ गए। अभी यहाँ पे ये सोडियम आयंस आए, इसको स्टिमुलस मिली, इसने स्टिमुलस किसको दे दी, इसको दे दी, इसने एक्शन पोटेंशियल किसको दे दिया, इसको दे दिया। जैसे ही इसको दिया तो हमारे जो पोटेशियम आयंस थे, ठीक है, क्योंकि जब सिग्नल इसके पास जाएगा तो ये भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बाहर से, अंदर से क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई। अब ये सिग्नल आगे बढ़ना है, यहाँ पे बढ़ना है, तो यहाँ पे नेगेटिव होता चला जाएगा, पीछे पॉजिटिव होता चला जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ये अभी ये कैसा है, जब सिग्नल आया तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अभी सिग्नल हमारा इतने पार्ट में है, ये सिग्नल इतने पार्ट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जब ये सिग्नल आगे ट्रेवल करेगा तो आगे नेगेटिव हो जाएगी, बाहर से मेम्ब्रेन, अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, वही हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये अंदर, मतलब ये जो सोडियम आयंस थे, ये सोडियम आयंस आगे की तरफ जब ट्रेवल कर रहे हैं, तो आगे जब ये यहाँ पे इतने एनवायरनमेंट में ट्रेवल करेंगे तो सोडियम अंदर आ जाएगा, और इतने एनवायरनमेंट में ये हमारी जो मेम्ब्रेन है ये नॉर्मल हो जाएगी, दैट मीन्स इसके अंदर पोटेशियम एंटर कर लेगा, तो ये फिर से कैसी हो जाएगी, बाहर से पॉजिटिव हो जाएगी, अंदर से नेगेटिव हो जाएगी। इतनी सी बात है, ठीक है। बाद में ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी, मतलब नॉर्मेलिटी कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये फिर से जैसे पहले थी, बाहर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव, वैसी हो जाएगी, सिंपल, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आई थिंक अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिग्नल आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे से वो नेगेटिव चार्ज होता जा रहा है, पीछे से पॉजिटिव होता जा रहा है, आगे से नेगेटिव, पीछे से पॉजिटिव, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी मैंने अभी आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम शो किया था, लेट मी शो यू वंस अगेन। ये वाला, ये देख रहे हो, ये है ना। Yes, तो sir. इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये इसको मान लो ये हमारी नर्व इम्पल्स है। ये जब आगे बढ़ जाएगी तो पीछे वाला ये वाला एरिया तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको मान लो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई, तो इसके पीछे का ये वाला जो एरिया देखो, ये इसको मान लो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे किसी तरह की कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है अब। तो ये इसका एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर से कैसा है, पॉजिटिव, और अंदर से नेगेटिव। जबकि यहाँ पे जहाँ पे लाइट जल रही है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है, अंदर से पॉजिटिव है और बाहर से नेगेटिव है, इस तरह से है ये, ठीक है। Yes, sir. हाँ, बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों को हो गया होगा ये क्लियर। अब कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. हाँ, No, sir. तो इट्स बीन 7:12 यार, बड़ी जल्दी टाइम हो जाता है, टाइम का पता नहीं लगता, बहुत जल्दी Yes, क्लास, sir. एक ही टॉपिक में क्लास आज इतना ज्यादा हो गया। सर आप मतलब क्लास के एंड में पोल के क्वेश्चन दे दिया करो जो आपने पढ़ाया होता है उसके बेस पर। ठीक है, बिल्कुल। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आंसर मिला किसी को? सर वही है जो कल बोला था। विजुअलाइजेशन। सर आप ही बता दो। देखो मैं बताता हूँ, विजुअलाइजेशन तो है ही, उसके अलावा देखो जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो अभी इसके बाद जो हम कल जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो है ब्रेन। कल हम ब्रेन शुरू करेंगे। आपने एक चीज देखी है, ब्रेन जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी होती हैं। ये लाइंस क्या होती हैं, इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन लाइंस को कहते हैं वेंट्रिकल्स। और ये वेंट्रिकल्स कुछ इस तरीके से होता है, अंदर ग्रे मैटर और फिर व्हाइट मैटर, नीचे व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है ना, तो देखो जो न्यूरॉन्स पास पास होंगे उनमें इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रेवल होगी, जो दूर दूर होंगे उनमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रेवल नहीं होगी, है ना, उनमें जाने में टाइम लगेगा। तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो हम जिससे हम कुछ किसी चीज को जल्दी विजुअलाइज कर लें, तो उस दौरान हमारे ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके बीच जो ये गैप है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है, मतलब कम हो जाता है। जब कनेक्शन, ये जो गैप कम होगा तो न्यूरॉन्स पास पास आ जाएंगे
और हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, है ना। सिग्नलिंग बहुत तेज तेज होगी, बहुत सारे न्यूरॉन बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन गेन कर लेंगे, जो कि हम बहुत मुश्किल से कभी भूल सकते हैं। लेकिन जब हम सर पढ़ाई ऐसा होता क्यों है, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा होता नहीं है, हाँ, और देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो इस पे प्रेशर पड़ता है वेंट्रिकल पे, और ये इसका जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिससे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस थोड़े थोड़े क्या होते हैं, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये दूर जाता है तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन डैमेज होते हैं, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ता है, ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, वेंट्रिकल्स पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, हम लोगों को हम थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को समझने में। ठीक, यस सर। समझ में अगर आ गई सर तो अगर ज्यादा हम देर तक स्ट्रेस याद ले रहेगा। तो फिर, हाँ, सर अगर हम स्ट्रेस लेके नहीं पढ़े, मतलब ऐसे पढ़ ले तो। बिना स्ट्रेस के पढ़ोगे तब भी प्रेशर पड़ेगा, तब भी जी। प्रेशर पड़ेगा आपको, है ना। अगर डायग्राम्स के थ्रू पढ़ रहे हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो, तो जल्दी समझ में आता है, ये चीज नॉर्मली देखी भी होगी, है ना। और बहुत ज्यादा अगर हम प्रेशराइज हो रहे हैं या बहुत स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं तो वो समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। ठीक, यस उस सर। कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे ये प्रेशर पड़ता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाती है ब्रेन में। ठीक, जितनी कम ऑक्सीजन होगी उतना ही देर से समझ में आएगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना जल्दी समझ में आ जाएगा, यस सर। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग। तो जितने ज्यादा न्यूरॉन ऑक्सीजन गेन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हम उस चीज को ज्यादा याद रखेंगे। और नॉर्मली हमारा ब्रेन क्या करता है, देखो 21 डेज की हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। हम 21 डेज में कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ भी भूल सकते हैं। तो जो ये चैप्टर आपने पढ़ा है, अगर 21 डेज के अंदर अंदर रिवाइज कर लिया तो ये याद रहेगा बहुत लंबे समय तक, है ना। यस सर। वरना भूल जाओगे फिर से। यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में वंस अगेन। टाइम हैज बीन ओवर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेलकम सर। क्लास। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। बाय सर। बाय।